नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, विभिन्न समाचार पत्रों से खबरों को लिया गया है और उसी आधार पर प्रश्नों को बनाया गया है, जो कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और अंत में एक विगत वर्ष के प्रश्न की भी चर्चा की है और सबसे अंतिम में फैक्ट ऑफ द डे की बात करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि बायजूस आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं आयोजित करता है। तो ऑफलाइन में जैसे हमारा दिल्ली का जो हिंदी सेंटर है, वहां पर ऑफलाइन वर्कशॉप 4 जून को आयोजित की जा रही है और यह वर्कशॉप शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी, जो कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक अजीत सिंह जी के द्वारा ली जाएगी। तो आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? पहला है, इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह पहला कथन यहाँ असत्य हो जाता है। क्योंकि यह हिंद प्रशांत आर्थिक जो फ्रेमवर्क है, जिसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कहा जाता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित अन्य देशों ने 23 मई 2022 को इसकी स्थापना टोक्यो में इसका उद्घाटन किया गया था। तो दोस्तों, पहला कथन तो असत्य हो जाता है। इसमें सहयोग के 4 परिभाषित स्तंभ हैं। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उच्च मानक प्रतिबद्धताओं को स्थापित करने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो इस क्षेत्र में इन देशों के आर्थिक जुड़ाव को और गहरा करेंगे। तो ये 4 प्रमुख स्तंभों की अगर हम बात करें तो वो है कनेक्टेड इकोनॉमी, रिजिलियंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। इन 4 स्तंभों पर यह कार्य कर रहा है। तो दूसरा कथन तो सत्य है। तीसरा है, अब तक इसमें 14 सदस्य देश शामिल हैं। दोस्तों, यह भी कथन सत्य है। अतः इसमें केवल 2 कथन सही है, उत्तर सी होगा। तो इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि निगोशिएशन फॉर द सप्लाई चेन एग्रीमेंट सबस्टेंशियली concluded during second IPEF मिनिस्ट्रियल मीटिंग, यानी दूसरी IPF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग में यह बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को जरूर देखिएगा। यहाँ पर IPEF के बारे में हमने दिया है कि यह पूरी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 40% है और यह वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28% इन्हीं देशों में होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, इस समय देख सकते हैं कि उत्तर भारत में वर्तमान समय लू का है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। तो दोस्तों, अगर पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीनों में अधिकांश वर्षा गतिविधि उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में, यानी ये वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हुई है। और इस तरह से पश्चिमी और यह वर्षा जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हुई है। तो यह पूर्व की ओर चलने वाली वर्षा वाहक पवन प्रणालियां हैं, जो अफगानिस्तान और ईरान से परे उत्पन्न होती हैं और भूमध्य सागर यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर तक से यह नमी को उठाती हैं। दोस्तों, यह अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उदाहरण हैं, जो ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय हवाओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण बने कम दबाव वाले क्षेत्रों का परिणाम है। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ अक्सर भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं, विशेषकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में। यानी आप देख सकते हैं यह पछुआ विक्षोभ अगर बात की जाए तो भूमध्य सागर से चलने वाली ये जो हवाएं हैं, यह भारत में देखा जाए तो जाड़े के समय में प्रवेश करती हैं और यह जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत में प्रवेश करती हैं। लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ये नवंबर मार्च के बीच ही भारत को प्रभावित करती हैं। नो डाउट यह नवंबर से मार्च के बीच होती हैं, लेकिन यह अप्रैल मई में भी कई बार आ जाती हैं। तो इस तरह से यह दूसरा कथन असत्य हो जाता है। यह बाह्य उष्णकटिबंधीय, यानी इसको अतिरिक्त भी कह सकते हैं, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यह पहला कथन तो सही है। तीसरा है, ये अटलांटिक महासागर तक से नमी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी एकदम सही है। तो पहला तीसरा सही आता है, 2 कथन सही है, उत्तर बी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि यह जो डेविएशन आप देख सकते हैं इंडिया में
मार्च से लेकर अप्रैल मई और मार्च मई के बीच में जो डेविएशन रहा है, तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो 12% दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल एक्टिविटी इन द लास्ट 3 मंथ हैपेंड ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समय हीट वेव्स होती हैं, लेकिन इस समय मौसम ठीक है, यानी एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार यानी आज के दिन भी उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने की उम्मीद है। और एक अलग कम दबाव प्रणाली के कारण अगले कुछ दिनों में दक्षिण भारत में भी बारिश होने की उम्मीद है। केरल में रविवार तक कुछ बारिश होने की संभावना है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों में बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत का मौसम वर्तमान में देखा जाए तो उतना तापमान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह मई के महीने में भी आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान, जहां पर सबसे गर्म क्षेत्र है, वहां पर भी मौसम अनुकूल था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, इसे भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सत्य हैं? यह भारत के 6 राज्यों में विस्तृत है, यह एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है, यह विश्व के 8 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। यह भी कथन सत्य है। यह भारत में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें सभी तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू स्टडी डिस्कवर 62 यानी 62 देखा जाए तो सहनीय संवहनी पौधे यानी डेसिकेशन टॉलरेंट वैस्कुलर प्लांट 62 प्रजातियों की खोज की गई है, जिसमें 16 क्या है, वह इंडेमिक है, इंडियन इंडेमिक यानी भारत की स्थानिक हैं। 12 पश्चिमी घाट के बाहरी हिस्सों के लिए विशिष्ट हैं। तो यह देख सकते हैं, यह नई खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी देख सकते हैं। और यह है पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये देख सकते हैं कि यह गुजरात में भी कुछ आता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री, हालांकि दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत ना होकर के यह एक अपरदित खड़ा कगार है, ये ध्यान रखेंगे। इसे हालांकि पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। तो इस तरह देख सकते हैं कि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और यह 8 हॉट स्पॉट में से एक है। दोस्तों यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों को पार कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेकेदातु पेयजल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, वैगेई नदी या प्राणहिता नदी? तो दोस्तों यह सीधे सीधे कावेरी नदी की बात की जा रही है। यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है और यह जो मेकेदातु डैम है, कावेरी और कावेरी की सहायक नदियाँ। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क है, इसका उत्तर दीजिएगा। कावेरी नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो यह अरकावती और कावेरी के संगम पर ही यह मेकेदातु घाटी है और यहीं पर मेकेदातु बांध का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवादित परियोजना है। तो मेकेदातु इज 9000 करोड़ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड एट इन कर्नाटका। प्रोजेक्ट साइट इज एट कॉन्फ्रेंस ऑफ कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अरकावती। यहाँ पर देख सकते हैं अरकावती और कावेरी की ट्रिब्यूटरी जो इसकी है उसी के संगम पर यह मेकेदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट है। दोस्तों 400 मेगावाट इससे जो है पावर भी जनरेट होता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर टू बेंगलुरु एंड एडजेसेंट एरिया, दोस्तों इससे यह जो है पेयजल की भी व्यवस्था की जाती है बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों में। तो यही है विवाद का विषय। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2019 में आया हुआ है, भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? दोस्तों इसमें दिया गया है, पहला, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। ये तो कथन सही है, क्योंकि प्रोत्साहन देने से आयात को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार निर्यात को बढ़ावा देने से विकास में वृद्धि से रुपए का मूल्य ह्रास होगा। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये भी कथन सही है, क्योंकि भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय है।
क्योंकि यह डॉलर को उधार लेने के माध्यम से हमारी मुद्रा पर दबाव नहीं डालता, क्योंकि जारी किए गए बॉन्ड रुपए के मूल्य वर्ग में होंगे। इस तरह से देख सकते हैं। तीसरा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। ये भी कथन एकदम सही है, क्योंकि इसको बनाने हेतु विदेशों में उधारी बढ़ेगी और अस्थायी रूप से भारत में विदेशी मुद्रा के घाटे को कम किया जा सकेगा, जिससे रुपए की गिरावट को रोका जा सकता है। अब इसमें बचता है चौथा कि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। यहाँ पर यही उपाय नहीं होगा, क्योंकि एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करने से ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे सरकार के उच्च व्यय के माध्यम से उच्च आयात के साथ मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और इसलिए रुपए की गिरावट होती है। तो ऐसे में यह चौथा विकल्प अगर देखा जाए तो भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला संभावित उपाय नहीं है। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? डी होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में पीएम स्वनिधि योजना। तो इसका 3 साल सक्सेसफुल ईयर ऑफ पीएम स्वनिधि योजना आप लोग देख सकते हैं कि यह कोरोना काल में 2020 में स्टार्ट की गई थी और यह जो है बहुत तेजी से यह प्रगति कर रही है। तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ध्यान रखेंगे किस मंत्रालय? आवास एवं शहरी मंत्रालय ने जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के शानदार 3 वर्ष संपन्न होने पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दोस्तों इसी में ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। दोस्तों इससे ऋण आवेदन प्रक्रिया सरल बनाई जा सकेगी और योजना के बारे में उन्हें जानकारी भी प्रदान की जा सकेगी। दोस्तों यह 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, इसीलिए यह 3 वर्ष मना रहा है। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना ने पिछले 3 वर्षों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है और यह योजना स्ट्रीट वेंडर को 3 किस्तों में कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है और यह संपूर्ण भारत में 36 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत माइक्रो क्रेडिट प्रदान कर रहा है। 30 जून 2023 तक 48.5 लाख ऋण आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 46.4 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को कुल 5,795 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है, ऋण राशि। तो दोस्तों डिजिटल योजना का एक प्रमुख घटक बोर्डिंग और प्रशिक्षण है। मंत्रालय डिजिटल लेन देन के सभी पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयासरत है और उन्हें सामाजिक स्वीकृति और गरिमा प्रदान कर रहा है। तो देख सकते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण था। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पश्चिमी घाट का सबसे अधिक विस्तार किस दक्षिण भारतीय राज्य में है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।